प्रीवियस पार्ट के अंदर सारी चीज़ें देख लेते हैं कि स्टील क्या होता है और स्टील की क्या क्या डेफिनेशंस हैं बाकी। तो अब हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। सही है, ये स्टील लिखा हुआ है, इसको ज़रा सही कर लिएगा, STEEL। स्टेनलेस स्टील क्या है? हमारे पास आयरन, स्टील और क्रोमियम। आयरन और कार्बन मिला के तो स्टील बनता ही है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा में और आयरन मिला दें और क्रोमियम मिला दें तो वो कहलाते हैं स्टेनलेस स्टील। और क्रोमियम का क्या काम होता है? ये पैसिवेटिंग इफेक्ट देता है। पैसिवेटिंग इफेक्ट मीन्स ये कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, जंग नहीं लगने देता, कोरोजन नहीं होने देता। सही है, तो पैसिवेटिंग इफेक्ट कौन करता है? क्रोमियम करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि बाय एडिंग निकल एंड क्रोमियम इन स्टील क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर्ड। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 723 सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर मेटल अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ शो करे, मीन्स कि हार्ड हो, सबसे ज़्यादा ब्रिटल हो, इस तरीके की। सही है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे हम लोअर कर सकते हैं? स्टील के अंदर अगर हम निकल और क्रोमियम डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक स्टेनलेस स्टील का नाम है 18/8 स्टेनलेस स्टील। सही है, इसको बोलते ही यही है 18/8 स्टेनलेस स्टील। ये होता है हमारे पास ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 18% क्रोमियम, 18/8 है ना, तो 18% क्रोमियम होता है और 8% निकल होता है, 0.15% कार्बन होती है। तो इसकी कॉम्पोजिशन पूछते हैं कि 18/8 स्टेनलेस स्टील मीन्स क्या मतलब है इसका? कि इसके अंदर 18% क्रोमियम, 8% निकल, और इसका दूसरा नाम है ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। ये कहाँ पर यूज़ होता है? अब बता रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड वेयर हीट हार्डनिंग नॉट नेसेसरी। ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर हीट हार्डनिंग ज़रूरत नहीं होती उसकी, जैसे कि नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वायर्स हैं, डेंचर बेसिस हैं। यहाँ पर तो हमें हीट हार्डनिंग की मतलब मज़ीद हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है ना। नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए वो। तो ऐसी बात है कि किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम हीट हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। मीन्स के मेटल ऑलरेडी हार्ड है, लेकिन उसको और मज़ीद हार्ड करने के लिए बाय मेकिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट हम हीट हार्डनिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील को हम नॉन कटिंग के लिए यूज़ करें, इसलिए यहाँ पे हीट हार्डनिंग नेसेसरी नहीं है। मीन्स के वायर्स हैं, डेंचर बेसिस हैं, इन सब के अंदर हम 18/8 स्टेनलेस स्टील को यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम रॉट अलॉयज़ की बात करें, हमारे चैप्टर के दो नाम थे, मीन्स दो वर्सेस के अंदर स्टील एंड रॉट अलॉयज़। तो स्टील वाला पोर्शन हमने सारा देख लिया, अब हम आ रहे हैं रॉट अलॉयज़ पे। ये रॉट अलॉयज़ क्या होते हैं कि जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, क्या है? स्टेनलेस स्टील है, अगर उसके साथ में कोल्ड वर्किंग कर दूं, मेटल वाले आपने प्रीवियस मेरे चैप्टर्स देखे होंगे तो उसके अंदर आपको पता होगा कि कोल्ड वर्किंग क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। तो अगर स्टेनलेस स्टील के अंदर साथ ही मैं कोल्ड वर्किंग कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? सही है, क्या हो रहा है? रॉट अलॉयज़ कैसे बन रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील के अंदर अगर मैं कोल्ड वर्किंग कर दूं तो वो कहला रहा है रॉट अलॉयज़। अभी रॉट अलॉयज़ हमारे पास दो उसके अंदर होते हैं, या तो हमारे पास ये कैसे होंगे? सिंपल फॉर्म में होंगे या शीट्स फॉर्म में होंगे। जो शीट्स फॉर्म में होते हैं तो वो तो हम इस्तेमाल करते हैं डेंचर बेसिस बनाने के लिए, और जो सिंपल फॉर्म में होंगे मतलब वायर्स वगैरह की फॉर्म में होंगे तो उसको हम किस में यूज़ करेंगे? हम ऑर्थोडोंटिक्स में, मीन्स ब्रेसेस वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। एंड इट इज़ नॉट हार्डन्ड बाय हीट ट्रीटमेंट, और इसको चाहे हम हीट ट्रीटमेंट देते भी रहें तो जब भी ये हार्ड नहीं होगा। सही है, तो रॉड अलॉयज़ पता चल गया क्या है। अब है मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। एक स्टेनलेस स्टील हमने पढ़ा, ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील, जिसको हम 18/8 कर रहे थे। मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि इसके अंदर 12% क्रोमियम होता है, लिटिल और नो निकल, मतलब या तो बहुत कम क्वांटिटी में निकल होगा या बिल्कुल नहीं होगा, और स्टील मौजूद होगा, और ये हार्ड हो जाता है हीटनिंग के दौरान, इसलिए इसको हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका ये बनाऊँ डिफरेंस मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील का और ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील का, तो इसकी कॉम्पोजिशन सबसे पहले देख लो। 18% क्रोमियम है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 12% क्रोमियम, यहाँ पे 8% निकल है, जबकि यहाँ पर या तो बिल्कुल निकल दिया, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर निकल है। ये हमारे पास हार्ड नहीं होते हीटनिंग ट्रीटमेंट से, जबकि ये हार्ड हो जाते हैं। इसको हम नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसको हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील का। अब जो हमने पूरा चैप्टर कवर किया है उसके अंदर हम कुछ डिफरेंसेस बनाकर, मतलब कंपैरिजन कर करके सारा चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील और गोल्ड अलॉयज। सही है, स्टेनलेस स्टील हमने पढ़ा कि 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है, जबकि 0.15% कार्बन होता है। जबकि हमारे पास गोल्ड अलॉयज़ दो किस्म के हमने पढ़े थे, एक होता है हाई गोल्ड अलॉयज़ और एक होता है लो गोल्ड अलॉयज़।
हाई गोल्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है 75% गोल्ड। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होगा या परेशान नहीं होगा कि गोल्ड अलॉयज़ कहाँ से आ गए, हम तो स्टील वाले पढ़ रहे थे। तो जो हमने प्रीवियस मेटल का चैप्टर पढ़ा था गोल्ड एंड नोबल मेटल अलॉयज़, तो वहाँ से मैं इसको कंपेयर करके बता रही हूँ, ठीक है। तो गोल्ड अलॉयज़ हमारे पास 75% गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, जबकि लो गोल्ड के अंदर जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है वो 60% गोल्ड, 15% सिल्वर, 15% क्रोमियम एंड 10% प्लेटिनम होता है, ठीक है। ये होता है। इसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके अंदर हमारे पास होता है हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि ये हमारे पास होता है लो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉट ईजली सोल्जर्ड, नॉट ईजली सोल्डर्ड, जबकि ये हमारे पास क्या होगा ईजली सोल्डर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई हैं डिफरेंसेस, या हम कहेंगे कि कंपैरिजन होगी। बात करें हम कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय या निकल टाइटेनियम अलॉय की, तो कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय का दूसरा नाम था एलिगोली, एलिगोलाई या एलिगोली पढ़ेंगे इसको, जबकि निकल टाइटेनियम का नाम था नेटिनॉल, सही, नेटिनॉल। इसकी कॉम्पोजिशन, अच्छा कॉम्पोजिशन हर किसी के इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बुक में लिखी हुई तो इसको हम लिख लेते हैं और याद भी कर लिएगा। निकल हमारे पास 15 होता है इसके अंदर, जबकि आयरन इसके अंदर 16% होगा, और मोलिब्डेनियम होता है 7%। इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्ट टू ज्वाइन बाय सोल्डरिंग। सोल्डरिंग कहता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर लें, तो इसके अंदर हमारे पास सोल्डरिंग प्रोसेस होने के लिए बहुत मुश्किल होती है। जबकि जो निटिनॉल होता है इक्वल, इसके अंदर इक्वल अमाउंट होता है, ये इसके नाम से नज़र आ रहा है निकल और टाइटेनियम, तो इक्वल अमाउंट ऑफ, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इक्वल अमाउंट होता है निकल का भी और टाइटेनियम का भी। इसको हम, दूसरा नाम इसका होता है शेप अलॉय। ये BCQ का क्वेश्चन है कि हमारे पास निकल टाइटेनियम अलॉय का दूसरा नाम नेटिनॉल, या इसको हम शेप अलॉय भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ईजिली शेप हमारे पास ये क्या कर लेता है अटेन कर लेता है अपनी। तो हम जो ऑर्थोडोंटिक्स में मींस ब्रेसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो नेटिनॉल अलॉय होता है। इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी कम होती है, इसकी डक्टिलिटी भी कम होती है, और ये इसमें सोल्डरिंग और वेल्डिंग का प्रोसेस मुश्किल से होता है। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम अपने मेटल के सबसे लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, दैट इज़ स्टील एंड रॉट अलॉयज़। मेटल के हमने 3 प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ लिए थे, मेटल एंड अलॉयज़, गोल्ड एंड अलॉयज़ ऑफ नोबल मेटल्स एंड बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज़। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है दैट इज़ स्टील एंड रॉट अलॉयज़। अब स्टील एंड रॉट अलॉयज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो इसको ज़रा अच्छे से करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट भी देखें लाजमी और सेकंड पार्ट भी देखें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर स्टील एंड रॉट अलॉयज़। अब देखो स्टील एंड रॉट अलॉयज़ क्या है हमारे पास, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ये वाले जो अलॉयज़ हैं ये हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि बर्ड्स हैं, वायर्स हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर हम ज़ाहिर सी बात है वायर्स का काम कर रहे होते हैं, स्टील वायर्स जो ऑर्थोडोंटिक्स में यूज़ करते हैं। बर्ड्स वगैरह होता है जो पार्शियल डेंचर वगैरह को करने के लिए, हम क्लीन वगैरह करने के लिए बर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, या हमारे पास डेंचर बेसिस हैं जैसे कि स्टील और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। अब बार बार हम इस चैप्टर के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा है कि 2 वर्ड्स हैं, स्टील और रॉट अलॉयज़। तो पहला वर्ड हम देखते हैं स्टील। अब स्टील क्या होता है, ये हमारे पास अलॉय होता है आयरन और कार्बन का। अलॉय हमने पढ़ा है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स, या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। तो अलॉय क्या है हमारे पास आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, सॉरी स्टील क्या है, अलॉय है आयरन और कार्बन का। अब इसके अंदर कार्बन कंटेंट बताया हुआ है कि कार्बन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होती है, सिर्फ 2% होगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टील।
अब हमारे पास जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हमें नज़र आएंगी। जैसे कि पहली है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अबव 723 सेल्सियस, 723 क्या है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो भी हमारे पास स्टील होगा या जो भी हमारे पास मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा कार्बन का वो कहलाता है ऑस्टेनाइट। फिर आ जाए फेराइट पर, तो फेराइट क्या होता है, डाइल्यूट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन। आयरन के अंदर जो कार्बन का डाइल्यूट सॉल्यूशन मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं फेराइट। और कार्बन अब कितने परसेंट है, 0.02% है। जो फेराइट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट क्या होता है, डक्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन होता है ना, कार्बन की क्वांटिटी बताती है किसी भी मेटल के अंदर कि मेटल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, हार्ड होगा। अगर कार्बन कंटेंट कम है इसका मतलब हमारे पास जो मेटल होगा वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन कंटेंट कितना है, 0.02% है। इसलिए जो फेराइट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं। जैसे हमने फेराइट पढ़ा, अब आ जाते हैं सीमेंटाइट पर। सीमेंटाइट के हमारे पास स्पेसिफिक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन फॉर्मूला। किसी भी हमने पढ़ा कि आयरन और कार्बन को मिलाते हैं, क्या पढ़ा हमने, आयरन और कार्बन को मिलाते हैं तो ये हमारे पास स्टील बन जाता है। लेकिन हमने ये पढ़ा, पहली चीज़ हमने पढ़ी कि कार्बन कंटेंट कम है। फेराइट में आके देखा कि कार्बन कंटेंट पहले हमने देखा 2% है, फिर फेराइट में आके देखा कि 0.02% है। तो एक स्पेसिफिक हमें रेशियो या स्पेसिफिक हमें पता नहीं चल रहा है कि कार्बन कितना है। लेकिन सीमेंटाइट के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक कंपाउंड पता चल जाता है कि आयरन और कार्बन ये होगा, जो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Fe3C। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि आयरन 3 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन के। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारे पास क्या है हो रहा है, सीमेंटाइट के अंदर कार्बन जो है फेराइट से एज़ कम्पेयर टू फेराइट ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, हार्ड और ब्रिटल होगा। क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा तो हार्ड, इस वजह से सीमेंट, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गया तो सीमेंटाइट कैसा हो गया, हार्ड और ब्रिटल हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि फेराइट सॉफ्ट और कैसा है, डक्टाइल है, जबकि सीमेंटाइट हमारे पास हार्ड और ब्रिटल है। फिर तीसरी टर्म आती है हमारे पास पेयर लाइट। अब ये पेयर लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। हमने पीछे फेराइट देखा, आगे हमने सीमेंटाइट देखा। तो अगर हम सीमेंटाइट और फेराइट दोनों को मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, पेयर लाइट। अब यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी है, बुक में भी देख लिएगा, यहाँ पे भी देखें। क्या है ये कि अगर फेराइट और सीमेंटाइट को हम मिलाएं तो वो क्या कहला रहा है हमारे पास, क्या है, फेराइट और सीमेंटाइट को अगर हम मिलाएं तो ये कहला रहा है पेयर लाइट। सही है ये चीज़। अगर इस पेयर लाइट को मैं हीट कर दूँ 723 सेल्सियस पे, 723 सेल्सियस से अगर मैं ज़्यादा पे हीट कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टेनाइट में। ऑस्टेनाइट ही हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, सही है। अब इस ऑस्टेनाइट को अगर मैं रैपिड कूलिंग कर दूँ, अब अगर मैं इस ऑस्टेनाइट की रैपिड कूलिंग कर दूँ, रैपिड कूलिंग का मतलब होता है क्विंचिंग। क्वेंचिंग, रैपिड कूलिंग इज नोन एज क्वेंचिंग। अगर मैं ऑस्टेनाइट की क्वेंचिंग कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मार्टेनसाइट के अंदर। पहले पेयर लाइट था, अगर मैंने उसको 723 से ज़्यादा हीट कर दिया वो कन्वर्ट हो गया ऑस्टेनाइट में। उसके बाद मैंने मतलब इतना ज़्यादा हीट करने के बाद मैंने इसको पहले इतनी मेहनत से ये बनाया, देन फ़ौरन ही मैंने उसको रैपिड कूलिंग कर दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्टेनसाइट के अंदर। अब ये मार्टेनसाइट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। और इसकी ब्रिटलनेस को रिड्यूस करते हैं हम बाय टेम्परिंग। ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि मार्टेनसाइट बहुत ज़्यादा ब्रिटल है सब में, फेयरलाइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट। मार्टेनसाइट सबसे ज़्यादा ब्रिटल है, तो इसकी ब्रिटलनेस को हम ओवरकम कैसे करेंगे, बाय टेम्परिंग। टेम्परिंग मीन्स लो हीट ट्रीटमेंट। जब इसको हम लो हीट ट्रीटमेंट देंगे मतलब इसकी टेम्परिंग करेंगे तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा फेराइट। आपको समझ आया क्या है फेराइट, सीमेंटाइट। फेराइट कैसा है, सॉफ्ट और डक्टाइल है, जबकि हमारे पास जो ये है सीमेंटाइट है ये हमारे पास हार्ड और ब्रिटल है। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पेयर लाइट, इन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं पेयर लाइट। अगर मैं इस पेयर लाइट को हीट कर दूं अबव 723 ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टेनाइट में। ऑस्टेनाइट की क्वेंचिंग कर दूं मतलब इसकी रैपिड कूलिंग कन्वर्ट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मार्टेनसाइट के अंदर। मार्टेनसाइट जो कि क्या होता है, बहुत हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है और इसकी ब्रिटलनेस को हम ओवरकम करते हैं बाय टेम्परिंग। टेम्परिंग मीन्स लो हीट ट्रीटमेंट। और लो हीट ट्रीटमेंट इसको देने के बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेराइट और सीमेंटाइट में। तो ये साइकिल हमारे पास चलती रहेगी मेटल की।
वो हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं इसी को देखते हुए, फेराइट सिमेंटाइट वगैरह को। यूटेक्टिक, यूटेक्टिक क्या होता है? यूटेक्टिक बिहेवियर होता है किसी भी अलॉय का ऑफ टू म्यूचुअली इनसॉल्युबल मेटल्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है अलॉय की, तो उस दौरान जो उस अलॉय के अंदर इनसॉल्युबल मेटल मौजूद होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, मतलब वो क्या शो कर रहा है कि उसको किस तरीके से क्रिस्टलाइज होना है, किस तरीके से अपना काम करना है आगे। तो वो जो बिहेवियर होता है अलॉय का, किसका? दोनों अलॉयस का, इनसॉल्युबल मेटल्स का ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, उसका हम कहते हैं यूटेक्टिक। और यूटेक्टाइड अलॉय क्या होता है? अलॉय कंटेनिंग 0.8% कार्बन। 2% कार्बन था तो हम इसको कह रहे थे स्टील है। 0.02% कार्बन था, इसको हम कहते फेयर लाइट है। अगर 0.8% कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे यूटेक्टेड अलॉय। कि तो ये समझ आ गया कि अगर 0.8% कार्बन है तो ये हमारे पास कहला रहा है यूटेक्टेड अलॉय। तो ये तीनों चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर 2% कार्बन तो स्टील, 0.02% तो फेयर लाइट, और 0.8% कार्बन तो यूटेक्टेड अलॉय है। अब यूटेक्टेड अलॉय दो किस्म के होते हैं, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हाइपर, और ये लिखा हुआ है हाइपो। हाइपर मीन्स क्या है? ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन ज़्यादा होगा। कार्बन ज़्यादा है तो अभी हमने पढ़ा मटेरियल कैसा होगा? बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। अगर हाइपो है मतलब लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है, इसका मतलब कि ये कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। तो जब कोई चीज़ हार्ड है तो उसको हम किस लिए यूज़ करेंगे? कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे ना। बहुत ज़्यादा हार्ड है तो किसी भी चीज़ को काटने के लिए एज ए कटिंग इंस्ट्रूमेंट हम इसको इस्तेमाल करें। तो हाइपर यूटेक्टेड अलॉयज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बर्ड्स वगैरह। और हाइपर यूटेक्टेड अलॉय के अंदर क्या होता है? सीमेंटाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था सीमेंटाइट के, हमने देखा था कि सीमेंटाइट के अंदर कार्बन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर लो कंसनट्रेशन है कार्बन की, इसका मतलब इसके अंदर फेराइट ज़्यादा है। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करें? नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि फोर्सेप्स वगैरह के अंदर। बोथ हैव सिमेंटाइट एंड फेराइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिमेंटाइट ज़्यादा है, लेकिन क्या है, हाइपर यूटेक्टाइड के अंदर भी और हाइपो यूटेक्टाइड के अंदर भी सिमेंटाइट भी होगा, फेराइट भी होगा, लेकिन हाइपर के अंदर सिमेंटाइट ज़्यादा होगा और हाइपो के अंदर फेराइट ज़्यादा होगा। सिमेंटाइट ज़्यादा मतलब कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसलिए ये हार्ड है, इसलिए इसको हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए ये सॉफ्ट है, इसलिए इसको हम नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टील की डेफिनेशन देख ली, बाकी बेसिक से डेफिनेशंस देख लेंगे। फेयर लाइट क्या होता है, सिमेंटाइट क्या होता है, पेयर लाइट क्या है कि अगर दोनों के मिक्सचर को ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पेयर लाइट कहलाएगा। फिर पेयर लाइट को अगर हम हीट कर दें तो वो ऑस्टेनाइट कहलाएगा। अगर ऑस्टेनाइट की भी रैपिड कूलिंग कर दें, मीन्स की क्वेंचिंग कर दें, तो वो मार्टेनसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने यूटेक्टिक अलॉयज़ देखे, यूटेक्टेड अलॉय क्या होता है, हाइपर यूटेक्टेड और हाइपो यूटेक्टाइड अलॉय। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है रॉट अलॉयज़ वगैरह, वो सेकंड पार्ट के अंदर देखिएगा, तो लाजमी सेकंड पार्ट की वीडियो देखिएगा। अच्छा, अब बात करें हम बीटा टाइटेनम अलॉय की, तो बीटा टाइटेनम के अंदर मेनली जो मौजूद होगा वो होगा टाइटेनम अलॉय, और कुछ इसके अंदर सम मोलिब्डेनियम होगा। इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होगा ये। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका कम होगा, और ये हमारे पास ईजिली ज्वाइन हो जाता है बाय वेल्डिंग, कैन बी ज्वाइंड बाय वेल्डिंग। तो यहाँ तक हमारे पास मेटल का सारा कंप्लीट हो गया, सारे कंपैरिजन्स भी देख लिए हमने, जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था वो भी देख लिया। अभी जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने क्या चीज़ें देखी? इसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी, स्टेनलेस स्टील, रॉट अलॉयज़ और मार्टेनसिटिक। स्टेनलेस स्टील को हम ऑस्टेनटिक भी कहते हैं। सही है। इसके अंदर हमारे पास के अंदर हमने देखा था कि ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील के अंदर 18/8 स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारे पास आयरन होता है, स्टील होता है, कार्बन होता है। सही है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको हम यूज़ करते हैं नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जबकि जो रॉट अलॉयज़ होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये स्टेनलेस स्टील और मिक्सचर है ये, कोल्ड वर्किंग अगर इसके अंदर हम कर दें, मिक्सचर नहीं सॉरी, स्टेनलेस स्टील के अंदर अगर हम कोल्ड वर्किंग कर दें तो फिर ये रॉट अलॉय कहलाता है। और इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स या डेंचर बेसिस के अंदर।
जबकि जो मार्टेनसिटिक होता है इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन 18% क्रोमियम और बहुत कम निकल होगा। इसको हम यूज़ करते हैं कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर ऑफ मेटल्स। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ ही एक और वीडियो मैंने ऐड करी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटल्स चैप्टर, तो उसको ज़रा लाजमी देखिएगा। साथ ही मैंने इसके वाइवा क्वेश्चंस और बीसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो हर चैप्टर के साथ लाजमी वाइवा क्वेश्चंस और बीसीक्यू क्वेश्चंस करें, ताकि आपको आइडिया हो कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर किस तरीके से वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके के आपके पास बीसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। सो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।